हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है साइंस, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का विज्ञान है। आप लोगों का ये 2025 का यानी कि 2025 और 26 का बिल्कुल न्यू पेपर, वो आप लोगों का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। यानी कि 2026 का अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता है कितना 25 फरवरी को आप लोगों का साइंस का पेपर है, यानी कि विज्ञान का पेपर है। कब? 25 फरवरी को 2026 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। उसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो मॉडल पेपर है संपूर्ण हल के साथ, यानी कि यहाँ पर जो पूर्णांक दिया गया है, कितना दिया गया बाबू? 70 में 70 नंबर। इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंतर बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और आप लोगों का देखिए विषय कोड दिया गया है, यानी कि जो साइंस का आप लोग का कोड रहता है या आप लोगों का 931 रहता है। संकेतांक तो पता ही है क्या रहता है, यानी कि पेपर का जो कोड रहेगा यानी कि 824 रहता है। और आगे जो भी कोई आप लोग का अल्फाबेट में रहेगा, यानी कि आप लोग का किस में रहेगा? इसमें रहेगा, क्या कहते हैं, सॉरी, ये आप लोगों का इसमें रहता है, यानी कि ABCD में रहता है। ठीक है, A to Z कुछ भी रहेगा। ठीक है, चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप लोग का वायरल पेपर है, यानी कि मॉडल पेपर है। एक एक क्वेश्चन का आंसर संपूर्ण हल के साथ, यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया खंड आ या स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया। इसमें उपखंड का दिया गया, यानी कि आप लोग का उपखंड का दिया गया, जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन, यानी कि भौतिक विज्ञान के पार्ट से क्वेश्चन दिया गया है। जिसमें से हमारा को पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या कि निम्नलिखित पर कथनों में से कौन सा सही, यानी कि कौन सा सही हमें ये बताना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया गया, चलिए पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो ये बात सरासर गलत है, यानी कि ये बात असत्य है। ठीक है, फिर दिया गया दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ये बात भी गलत है। फिर चौथा दिया गया दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। ये भी गलत है। और ये तीसरा क्या दिया गया, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो ये वाला भी हमारा सही है। क्या? ये वाला भी हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू? ये सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया क्या कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होता है। सी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए से बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक कितना होगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 से कम हो जाएगा, जो कि ए बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश होता है। यानी कि क्या होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकटित होता है, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया क्या, पांचवा क्वेश्चन दिया गया किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अपसारित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान आकार प्रतिबिंब बने, हमें ये बताना है। आप लोगों का ये जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दर्पण के आप लोगों को दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। तो ये आप लोगों का इस कंडीशन में यही हमारा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 6 वाला, यानी कि छठा क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा। छठवां क्वेश्चन यानी कि 6 वाला दिया गया किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट दिया गया और 100 वोल्ट है, वाट है। यानी कि यहाँ पर 1 वाट है 1 वोल्ट है। ठीक है, ये वोल्ट है, ये आप लोग का वाट है। जब इसे 110 वाट प्रचलित करते हैं तब इसके क्या दिया गया है, आप लोग का वोल्ट है, यानी वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो देखो इसको जो आप लोगों का इसका जो राइट आंसर आएगा 6 का, ये आप लोग को इसको न्यूमेरिकल के तौर पर सॉल्व करेंगे। जो राइट आंसर निकल कर आएगा ना, ये हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये हमारा ये कितना 25 वाट हो जाएगा। कितना? 25 वाट हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 7वां क्वेश्चन दिया गया कि यदि चित्र की
व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकाल यानी कि परिपथ को खोलकर क्षैतिज तल ABCD में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचें तो यह रेखाएं होती हैं। यानी कि ये रेखाएं किस प्रकार से होंगी हमें ये बताना है। तो चित्र यहाँ पर हमारे सामने दिया गया, आप लोग भी देख सकते हैं चित्र यहाँ पर डायग्राम दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर है, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अच्छे तरीके से बताएंगे। बस वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहेगा। बाबू आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा, इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको भेज दीजिएगा, यानी कि ये वीडियो उनके पास जरूर सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप लोग PDF को आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप लोग हमसे बातचीत मैसेज में कर सकते हैं, मैसेज से आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हमारा 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा इसका बाबू साकेंद्री वृत्त हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्या दिया गया। 8वां क्वेश्चन हमारा उपखंड यहाँ से सेकंड स्टार्ट होता है, जो कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिया गया, जिसमें हमारा 8वां क्वेश्चन पूछा गया क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्माशोषी प्रक्रम है, हमें ये बताना है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उष्माशोषी प्रक्रम कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये आप लोगों को देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है ना क्या है, शुष्क बर्फ का उद्वापातन भी है, जल का वाष्पीकरण भी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का शुष्क जल का वाष्प उद्वापातन भी है और ये भी है। तो आप लोगों को इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसका राइट आंसर कमेंट रहेगा ये आप लोगों का उनका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, हम MCQ नहीं देखें तो यहाँ पर पहला ये आप लोग का दूसरा और चौथा भी है, तो नीचे भी आप लोग का दूसरा और चौथा का ऑप्शन दिया गया, डी वाला ऑप्शन इसका लॉक कर दिया जाएगा। समझ में आ गया ना बाबू, हम भी कंफ्यूज हो गए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा, नीचे भी आप लोग का MCQ दिया गया यानी कि विकल्प दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन दिया गया क्या कि कॉलम ए में दिए गए प्राकृतिक स्रोत का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए अम्लों के साथ कीजिए, यानी कि इसके साथ करना है। तो चलिए इसका भी बता देते हैं। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू, तो संतरा में जो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, यानी कि पहला का तीसरे पर हो जाएगा। फिर इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि हमारा कौन सा, ये चौथे पर हो जाएगा। फिर आप लोगों का सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि इस कंडीशन में पहले का हमारा तीसरा पर गया, दूसरा का चौथे पर गया, पहले का तीसरा पर, दूसरा पे चौथा का, और फिर तीसरा का जो गया है किस पे गया है बाबू, तीसरा का दूसरे पे, और हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, और जो चौथा का गया पहले का। तो इस कंडीशन में ए वाला ऑप्शन इस तरह दिख रहा है। कौन से, इस कंडीशन में हमारा ए वाला ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर क्या दिया गया, अभिकथन दिया गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संगठक है। कौन सा संगठक के तर्क यहाँ पर हमारा दिया गया है। तो इसमें आप लोगों का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10वें का, यानी कि 10 वाला का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 3 तत्व एक्स वाई तथा जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार दिया गया है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन वाई आधातु है तथा जेड एक धातु है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा, यही राइट आंसर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि आप लोगों का CH3 दिया गया, आप लोगों का CH2 और क्या दिया गया, OH दिया गया, और यहाँ पर क्षारीय के MnO4 प्लस उष्मा के साथ इसको रिएक्शन कराया जा रहा है, और यहाँ पर जो बन करके आया है क्या बना है, CH3COOH बना है, यानी कि ये बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बताना ये कौन सी अपक्रिया, उपयुक्त अपक्रिया में क्षारीय जो KMnO4 किस रूप में कार्य कर रहा है, तो ये ऑक्सीकारक के रूप में कर रहा है। क्यों से ऑक्सीकारक के रूप में कर रहा है, बी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 13 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है, यानी कि ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या, 1 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन हमारा दिया गया। तो ब्यूटेनोइक का जो सही संरचना सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, हमारा ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, देखो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होता है, C आप लोगों का 4 होता है, H आप लोगों का 8 होता है, सॉरी H यहाँ पर 8 हो जाएगा, और फिर O क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हमारा इसमें संरचना है, तो यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन उपखंड यहाँ पर तीसरा स्टार्ट होता है, यानी कि थर्ड स्टार्ट होता है, जो कि बायोलॉजी के क्वेश्चन दिया गया। इसमें देखिए क्या दिया गया, 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 14 क्वेश्चन पूछा गया क्या कि यदि लार में लार एमाइलाई
क्या दिया गया, एमाइलेज की कमी हो तब मुख्य गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होती है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, यानी कि विघटित हो जाती है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया क्या, कि अभिकथन दिया गया, पहला दिया गया कुछ जीव अवायवीय श्वसन करते हैं, वर्णन इसमें दिया गया ऑक्सीजन की। इस प्रकार से हमें बताना कौन सा एमसीक्यू सही होगा, ठीक है। तो 15 का जो राइट हो जाएगा ना, यानी कि 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिकथन पहला सही है तथा दूसरा वर्णन उसकी सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया क्या, तो देखो आप लोग को इसको ध्यानपूर्वक से जरूर तैयार कर लेना है। 16 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित दिए गए कॉलम का एवं खा में सुमिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, इसको आप लोग को सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बता देते हैं, यहाँ पर नियंत्रण एवं समन्वय वाला किस पे जाएगा, तो देखो यहाँ पर जो सही मिलान हो जाएगा ना, पहला का जो जाएगा किस पे जाएगा, बा पे जाएगा, यानी कि तंत्रिका तंत्र एवं पेशीय पे जाएगा। दूसरा ऐच्छिक क्रियाएं दिया गया तो इसका आ पे जाएगा। फिर आप लोगों का तीसरा दिया गया, तीसरा का किस पे जाएगा बाबू, तीसरा का दा पे जाएगा, और ये आप लोगों का इस पे चला जाएगा। तो इस कंडीशन में पहले का बा हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो पहले का बा दूसरे का आ, यहाँ पर कितना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, सही मिलान आप लोगों का जो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले का आ हो जाएगा और दूसरे का नहीं, यहाँ पर समझो जी, पहले का आप लोग का बा हो जाएगा, यानी कि बा तो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर आ हो जाएगा, फिर आ भी है, फिर यहाँ पर दा यहाँ पर है, क्या दा यहाँ पर, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, चित्र निम्नलिखित चित्र में ए अंडाशय के किस भाग को दर्शाता है, ठीक है। ये जो आप लोगों का है ये किस भाग को दर्शाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पता है, बीजांड को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया है कि यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे आप लोगों का इस प्रकार दिया गया, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई दिया गया, और झुर्रीदार व पीले रंग का बीज वाले पौधे स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाई दिया गया है कि संकरण कराया जाए तो F1 यानी कि फर्स्ट जनरेशन में, यानी कि प्रथम पीढ़ी बीज कैसे होंगे, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोल और पीले होंगे, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर 19 वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या, कि निम्नलिखित चित्र किससे संबंधित है, हमें ये बताना। केंद्रक यहाँ पर दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये चित्र किससे संबंधित है बाबू, अमीबा में पोषण से संबंधित है, जो कि हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया, ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, हमें ये बताना। को एक दिशिक होता है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर इस प्रकार से हमारा 20 नंबर एमसीक्यू वाला हो गया कंप्लीट। आगे भी आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। चलिए वर्णनात्मक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, जो कि आप लोग का उत्तर लगभग आप लोग उपखंड पहला दिया गया है, जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए सारणी के उत्तर लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृत कामा स्थिति तथा अपेक्षिक आकार के संदर्भ में पूर्ण कीजिए, जो कि आप लोग का देखिए आप लोग का आधा आधा नंबर का है, जो कि 8 आप लोगों का कितना हाफ है, यानी कि आप लोग को 8 जगह भरना है, यानी कि फिल करना है सारणी को, यानी कि इसको फिल करना है। और आप लोग का कितना 8 आप लोगों का ये 4 नंबर का है, और आधा आधा नंबर एक जगह से मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, समझिएगा, आप लोग को इसको फिल करके बताएंगे। यहाँ पर जो जो फिल किया गया है, यहाँ पर दिया गया प्रतिबिंब का बनना और प्रतिबिंब की स्थिति दिया गया, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के अपेक्षिक साइज और प्रकृति दिया गया ना। तो चलिए आप लोग को इसी प्रकार जो ये खाली है ABCDEFGHI तक दिया गया, तो चलिए इसका आप लोग को बता देते हैं कैसे आप लोग को फिल करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को कैसे इसको फिल करना है, उत्तर लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को आप लोगों को देखिए यहाँ पर जो ए में जो फिल करना है अत्यधिक छोटा बिंदु साइज होगा, और बी में जो फिल करना उल्टा बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। आप लोगों का जो दूसरा में फिल करना है आप लोगों का यहाँ पर सी साइज समान साइज का होगा, वास्तविक बनेगा डी में, ठीक है। ई में क्या करना है आप लोगों का 2F2 पे से परे बनेगा, और इसमें बड़ा अत्यधिक हो जाएगा। एफ में क्या करना है वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, और जी में क्या करना है बाबू लेंस के उसी पर बनेगा, लेंस के उसी पर बनेगा, और एच में क्या बनेगा बड़ा व विविध बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला भी फिल करके 4 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पर देख लो क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से, देखो इसी प्रकार से इसको फिल करना है, आप लोगों के लिए ये सेट करके आप लोग को बनाया गया है। आशा करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, क्या समझिएगा, दिया गया है कि वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। सचित्र वर्णन करना यानी कि चित्र बना करके इसका वर्णन करना। तो चलिए इसको भी आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है। इसका आंसर सबसे पहले आप लोग को इंद्रधनुष वाला आप लोग को डायग्राम बना लेना है, जिस प्रकार से निर्माण होता है इसको आप लोग को खुद से बना लेना है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। देखिए आप लोग को लिखना है वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण के कारण होता है। इसमें आप लोग को एक्सप्लेनेशन में यानी कि आप और भी लिखना चाहते हैं पॉइंट वाइज, सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है जो कई रंगों का मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट लिखेगा वर्षा की बूंदें छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती है। तीसरा पॉइंट लिखेगा ये सब डायग्राम बनाने के बाद लिखना है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखना है कि जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन होता है और वह अपने घटक रंगों में विभाजित या विक्षेपित हो जाता है। तीसरा अगला पॉइंट लिखिएगा कि बूंद के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः अपवर्तन होता है और इस सभी प्रक्रियाओं के कारण प्रकाश का स्पेक्ट्रम अलग हो जाता है और आकाश में इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। अगला पॉइंट लिखिएगा इंद्रधनुष हमेशा दर्शक की पीठ के पीछे सूर्य के होने पर ही दिखाई देता। तो ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, इसका भी आंसर आप लोगों को समझा दिया जाता है, आप लोगों को बता दिया जाता है। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित चित्र को देख करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि 4 क्वेश्चन पूछेगा और 4 नंबर यहाँ से मिलेगा। देखिए आप लोगों का यहाँ पर पहला आप लोग का दिया गया, यहाँ पर तर्जनी बनाया गया, मध्यमा और अंगूठा, 3 आप लोग को डायग्राम दिया गया। इसमें आप लोगों का 4 क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया, दिया गया उपयुक्त चित्र किस नियम से संबंधित है, और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया हस्त की तर्जनी उंगली का क्या दर्शाता है, और ये चौथा पूछा गया मध्यमा क्या दर्शाती है, और इन नियम के अनुसार अंगूठा किस और संकेत करता है, हमें ये बताना। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। कंप्लीट तरीके से आप लोग को इसको बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आप लोग का पहला क्वेश्चन पूछेगा उपयुक्त चित्र किस नियम को संबंधित है, तो इसका आंसर लिखिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का आप लोग को नियम से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि हस्त की तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है, तो इसका आंसर क्या लिखेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया मध्यमा क्या दर्शाती है, विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। चौथा क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन दिया गया क्या कि इस नियम के अनुसार अंगूठा किस और संकेत करता है, तो इसका आंसर लिखेगा चालक पर अपने लगने वाले बल यानी कि गति या बल की दिशा की ओर संकेत करता है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर बाबू यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया भूसंपर्क तार का क्या कार्य है, धातु के आवरण वाले संधारित्र को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है, ये बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया एक ही साथ चलिए सभी का आंसर बता देते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। और इसमें अथवा करके दिया गया, अगर ऊपर वाला दोनों क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं दोनों क्वेश्चन, तो यहाँ पर नीचे वाला भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाला दोनों क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ए वाला क्वेश्चन पहला दिया गया भूसंपर्क तार के कार्य बताना है, तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा कि भूसंपर्क तार सुरक्षा प्रदान करता है और धातु के आवरण वाले संधारित्रों को भूसंपर्कित करना आवश्यक है ताकि विद्युत झटके से बचा सके। और पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा कि भूसंपर्क तार क्या यानी कि तार यानी कि उपकरण के धातु का आवरण को जमीन से जोड़ता है। यदि उपकरण के आवरण में कोई विद्युत रिश्यू यानी कि लीकेज होता है तो यह तार अतिरिक्त धारा को सीधे जमीन में भेजता है। और अगला लिखिएगा कि इस उपकरण का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर विद्युत झटके से बचाया जा सकता है। तो ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट होगा। चौथा का बी वाला यानी कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव वाला जो दिया गया, चलिए इसको बता देते हैं। इसका वाला ये वाला जो दिया गया है लिखिएगा क्या कि इसका आंसर लिखिएगा जब विद्युत धारा किसी प्रतिरोध तार से होकर गुजरती है तो प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप लोग लिख सकते हैं क्या कि इस प्रभाव का उपयोग कई उपकरणों जैसे हीटर, टोस्टर और विद्युत केतली में भी किया जाता है। उस उत्पन्न उष्मा की मात्रा जूल के तापन नियम द्वारा दी जाती है। आप लोग का यहाँ पर दिया गया H बराबर I² RT, जहाँ H उष्मा है, I धारा है, R प्रतिरोध है, T समय है। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा लिख करके बाबू कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया। 6 नंबर टोटल, 3 नंबर का आप लोगों का एक क्वेश्चन था जो कि 6 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो ये आप लोग का अथवा करके जो दिया गया बाबू खुद से तैयार कर लीजिएगा। क्या आप लोग इसको स्वयं से तैयार कर लेना, हम बता दिए, आप लोग इसको स्वयं से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया समझिएगा, निम्न अवखंड आप लोग का सेकंड दिया गया, यानी कि दूसरा दिया गया, जो कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिया गया। इसमें आप लोग को एक एक गायब है, क्या दिया गया है यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि एक अयौगिक सी अणु जिसका सूत्र यहाँ पर सी अणु दिया गया, यानी कि C2H4 और O2 सोडियम धातु से क्रिया करके एक R यौगिक बनाता है। इसमें जो गायब होगा, यानी कि इसमें देखो यहाँ पर आप लोग को ये पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया CRAS को पहचान, यानी कि ये क्या नाम है, हमें ये पहचानना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। तो कम समय में आप लोग को इसको समझा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का सी जो है एंथोनोइक अम्ल है, जिसका सूत्र होता है, क्या होता है, CH3COOH होता है। आर जो है सोडियम एंथोनोइट है, और जो CH होता है CH3COO अन्य होता है। और यहाँ पर क्या है, ए है मेथेनॉल है, जो कि आप लोग का CH3OH है। एस जो है मेथिल एंथोनोइट है, जो जिसका सूत्र होता है CH3COOH, CH3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा 4 नंबर 4 आंसर लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं ये वाला भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो ये वाला कंप्लीट हो गया ना बाबू। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो बाबू। जो इसका सोल्यूशन बनाया जाता है बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोगों के लिए यही काम रहेगा। इस वीडियो को क्लास 10 यानी कि कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी होंगे जो 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 25 फरवरी को, उनके पास ये वीडियो सेंड करके पहुंचा दीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है साइंस का पेपर कब है, 25 फरवरी को। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित का कारण लिखिए। निम्नलिखित का कारण लिखना है। पहला दिया गया, तांबे के मालिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं, या खट्टा पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। दूसरा कारण बताना, तीसरा, चौथा। 4 कारण बताना है, 4 नंबर का है। तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 7वां वाला, इसका आंसर और इसका आंसर साथ ही में बता देंगे। देखो क्या दिया गया है, दिया गया निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, विद्युत अपघटनी परिष्करण दिया गया, विरंजक चूड़ दिया गया, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म दिया गया। तो चलिए आप लोग का ये वाला भी आंसर बता देते हैं, और ऊपर वाला भी आंसर आप लोग को समझा देते हैं। 4 कारण यानी कि रीजन बताना है। चलो आंसर बता देते हैं। तो देखिए ये आप लोगों का क्यों साफ होते हैं, क्यों प्रभावी होते हैं, इसका आंसर लिखिएगा। क्या इसका आंसर लिखिएगा, नींबू या इमली जैसे खट्टे पदार्थ तांबे के मालिन बर्तन को साफ करने में प्रभावी होते हैं, क्योंकि इनमें अम्ल सिट्रिक अम्ल या टाइट्रिक अम्ल होता है, जो तांबे की सतह पर बनी क्षारीय कॉपर कार्बोनेट यानी कि हरे रंग की परत में अपक्रिया करके उसे घोल देता है, जिससे बर्तन साफ और चमकदार हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट में दूसरा क्वेश्चन पूछा, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात यानी कि लोहे का मिश्र धातु का नहीं। तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं, क्योंकि तांबा उष्मा का अच्छा चालक है और जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात गर्म जल के साथ अपक्रिया करके जंग खा जाता है, जिससे टैंक कमजोर हो जाता है और पानी दूषित हो जाता है। तो ये वाला भी कंप्लीट, दूसरा कारण भी यानी कि रीजन लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा हमारा दिया गया क्या, देखिए तीसरा हमारा दिया गया है कि कुछ दिनों तक खुले रखने पर चांदी वस्तु काली हो जाती है, क्या कारण है, यानी कि कुछ क्या रीजन है, हमें ये बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोगों को बता देते हैं एंड आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए आप लोगों का इसका आंसर क्या होगा, समझिएगा। इसका आंसर लिखिएगा क्या कि कुछ दिनों तक खुले रखने पर चांदी की वस्तु काली हो जाती है, यानी कि क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाती है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया करके या सिल्वर सल्फाइड की काली परत बना लेती है। ये वाला भी हमारा 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, आंसर लिखिएगा खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होता है। यदि जिंक को लेप किया जाए तो यह खाद्य पदार्थों में मौजूद अम्लों के साथ अपक्रिया करके विषैले यौगिक बना सकता है, जबकि टीन कम अपक्रियाशील होता है और खाद्य पदार्थों के साथ अपक्रिया नहीं करता। तो ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन पर निम्न पर टिप्पणी लिखना था, जो कि आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन इसमें विद्युत अपघटनी परिष्करण पर देना था। तो इसका आंसर लिखेगा क्या कि
विद्युत अपघटनी परिष्करण हेडिंग बना लेना है। हेडिंग बनाया गया है, इसमें लिखा गया धातुओं को शुद्ध करने की एक विधि है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड और कुछ शुद्ध की पतली पट्टी को कैथोड के रूप में उपयोग किया जाता है। धातु क्या दिया गया, धातु लवण को विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है। जबकि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड को क्या दिया गया है, एनोड से शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाता है और कैथोड पर जमा हो जाता है, जबकि अशुद्धियों के एनोड के नीचे जमा हो जाती है, जिन्हें एनोड मड कहते हैं। तो ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विरंजक चूड़ दिया गया। क्या दिया गया, विरंजक चूड़ दिया गया है। इसमें लिखना है क्या, विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CaCl2 है। इसका निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने और क्लोरीन गैस की अपक्रिया से किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग में सूती और लीलन के विरंजक के लिए, पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए और लॉन्ड्री में कपड़ों को विरंजित करने के लिए किया जाता है। तो ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा हमारा जो हेडिंग था, आप लोगों को टिप्पणी करना था आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। इसमें क्या लिखना है, आयनिक यौगिकों के, इसका आंसर लिखेगा आयनिक यौगिकों के मुख्य प्रमुख गुणधर्म निम्न है। पहला लिखिएगा भौतिक प्राकृतिक जो गुण है, इसका आंसर क्या लिखेगा कि ये ठोस और कुछ कठोर होते हैं, क्योंकि इनमें आयनों के बीच मजबूत स्थिर विद्युत आकर्षक बल होता है और ये भंगुर होते हैं, यानी कि दबाव डालने पर टूट जाते हैं। ठीक है। दूसरा आप लोगों का हेडिंग बना लेना है क्या, गलनांक और क्वथनांक में लिखना है। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। घुलनशील के बारे में क्या लिखना है कि ये सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन जैसे कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। अगला पॉइंट लिखना है, विद्युत चालकता में लिखना है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि आयनों की गति संभव हो जाती है। ठीक है। तो ये वाला भी लिख करके हमारा हो जाएगा कंप्लीट। क्या हो जाएगा, वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग का चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन आप लोग का अथवा करके दिया गया है। अथवा करके दिया गया, निम्नलिखित अपक्रियाओं को संतुलित का समीकरण कीजिए, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। संतुलित करने वाला क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो इस बार भी आप लोगों का मॉडल पेपर में दिया है, तो बोर्ड एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा, अवश्य पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का क्या दिया गया, इसको संतुलित करने वाला जो बैलेंस करने वाला है, चलिए आप लोग को स्क्रीन पर दिखा देते हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट मार करके इसको स्टडी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो आप लोग का पहला संतुलित यानी कि बैलेंस किया गया, ये पहला वाला है। आप लोग को ये वाला भी बता देते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा वाला किया गया, ये दूसरा वाला है। और यहाँ पर जो तीसरा वाला है, ये तीसरा वाला है। फिर आप लोग का यहाँ पर चौथा वाला जो संतुलित करना था यानी कि बैलेंस करना था, ये चौथा है। और पांचवा और ये छठवां यानी कि 6 वाला। तो ये वाला भी हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बाबू क्या दिया गया, उपखंड यहाँ पर तीसरा स्टार्ट होता है, यानी कि थर्ड स्टार्ट होता है, जिसमें से दिया गया 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक से पढ़ करके उसे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आप लोग का बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछ सकता। क्या ये क्वेश्चन जो है यहाँ से नहीं पूछ सकता, लेकिन आप लोग को इसको आप लोग को क्या दिया गया, मॉडल पेपर का इसमें जो क्वेश्चन दिया गया आप लोग इस प्रकार से पूछ सकता, हो सकता है पूछ लेना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं ना, आप लोग को सभी क्वेश्चन को उसी में से ढूंढ करके मतलब दिया गया है, आप लोग को मतलब पुट किया गया है, रखा गया है। तो चलिए इसका आंसर एक ही साथ में आप लोग को चारों को दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो का वाला क्वेश्चन है, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ये वाला लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग का, इसका आंसर देखिए आप लोग को ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना है। तीसरा वाला भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, चौथा वाला भी कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है। ये वाला समझ में आ गया ना बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए बाबू क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में दिए गए ABCD बिंदुओं पर संबंधित भागों का नामांकन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, यानी कि नाम लिखना है, यानी कि जो ABCD ये चारों दिया गया इसका नाम लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर नाम लिखना है। तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। देखो A का नाम क्या हो जाएगा बाबू, A का नाम हो जाएगा संग्राहक नलिका हो जाएगा। B का नाम क्या हो जाएगा बाबू, B का नाम हो जाएगा हेनले लूप हो जाएगा। C का नाम क्या हो जाएगा, C का जो नाम हो जाएगा बोमेन संपुट हो जाएगा। और जो D का नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, D का नाम अविवाही धमनी हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार
तो ये वाला भी हमारा हो करके कंप्लीट हो जाएगा। ये चित्र जो दिया गया मानव वृक्क में यानी कि आप लोग का जो नेफ्रॉन की संरचना को दर्शाता है। ठीक है, ये आप लोग का भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्या अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 10 वाला कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। उत्पादक और उपभोक्ता में बताना, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता में बताना है। ये वाला भी क्वेश्चन दिया गया, ये वाला भी आंसर चलिए आप लोगों को सभी का आंसर बता देते हैं एक ही साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखिए क्या लिखेगा, 10 का यानी कि 10 का आप लोग का वाला क्वेश्चन का निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए उत्पादक और तथा उपभोक्ता में। इसका आंसर क्या लिखेगा कि उत्पाद वह जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि उपभोक्ता वह जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों यानी कि जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला इतना लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेगा द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता में अंतर बताना। तो इसका आंसर लिखेगा द्वितीय उपभोक्ता वह जीव हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारियों को खाते हैं, जबकि तृतीय उपभोक्ता वह जीव हैं जो द्वितीय उपभोक्ता यानी कि मांसाहारियों को खाते हैं। ये बस इतना लिख करके एक नंबर का ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 का खा वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्या कि खा वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या समझिएगा। यहाँ पर 10 का जो खा वाला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर इसको समझिएगा कि ओजोन परतों के निर्माण किस प्रकार होता है, कौन से रसायन ओजोन परत का अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर लिखेगा, क्या लिखेगा कि ओजोन परत का निर्माण समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण द्वारा ऑक्सीजन कणुओं के टूटने से फिर जुड़ने से होता है और फ्लोरोकार्बन और अन्य हाइलोजेनेटेड रसायन इसके अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं। आप लोग को और पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं तो समताप में आप लोग को लिखिएगा, क्या समताप में यूवी का मतलब क्या है पता है, यूवी का मतलब है पराबैंगनी किरण है, विकिरण है, प्रकाश विकिरण। प्रकाश O2 यानी कि ऑक्सीजन अणुओं को 2 ऑक्सीजन परमाणुओं O से जोड़ता है। ये मुक्त, अगला पॉइंट लिखिएगा, ये मुक्त ऑक्सीजन परमाणुओं अन्य O2 अणुओं के साथ ऑक्सीजन मिलकर के O3 ओजोन बनाते हैं। फिर अगला लिखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड जैसे रसायन ओजोन परत का नष्ट करते हैं। तो ये वाला भी लिख करके हमारा हो जाएगा कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है कि मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन क्रिया प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका आप लोगों को देखिए चित्र बना करके आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। क्या चित्र बना करके आप लोग को इसको कर लेना है, आप लोग को डायग्राम बना लेना है। इसका चलिए हम आंसर बता देते हैं। इसमें लिखेगा पाचन प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन। आप लोग को लिखेगा पाचन प्रक्रिया में भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और मल त्याग शामिल है, जिसमें जटिल खाद्य पदार्थों की सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। आप लोग अंतर्ग्रहण होता है जो कि भोजन मुख गुहा में लिया जाता है। पाचन में लिखेगा मुख गुहा में लार, अमाशय यानी कि सेल और एंजाइम तथा छोटी आंत में पित्त और अग्नाशयी रस द्वारा भोजन को यांत्रिक और रासायनिक पाचन होता है। अवशोषण में लिखिएगा क्या कि पचे हुए भोजन को पोषक और तत्व छोटी आंत दीवारों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मल त्याग में लिखिएगा अपचित भोजन बड़ी आंत से होते हुए मलाशय में संग्रहित होता है और गुदा के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये वाला भी हमारा लिख करके बल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाप। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का ये का वाला भी हो गया, खा वाला भी हो गया, ये 11 वाला भी क्वेश्चन 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अथवा करके यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया बाबू, इसलिए आप लोग को बता दे रहे हैं। कॉलम ए दिया गया, कॉलम बी दिया गया, इसमें आप लोग को 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसको आप लोग को मिलान करना, क्या करना, इसका मिलान करना। तो बता दे क्या है, चलिए आप लोग को इसको बता देते। देखिए यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर इसका मिलान करना है। तो यहाँ पर इसी समय आप लोग देख लो, यहाँ पर देखो ऐसे दिया गया ना, स्क्रीन पर आप लोग को सेट करके बता रहे हैं ना। यहाँ पर सेट हो गया ना, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग का सेट हो गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग का सेट हो गया। पहला दिया गया रंध्र दिया गया, तो रंध्र किस पे जाएगा बाबू, तो रंध्र जो जाएगा ना, यहाँ पर आप लोग को इसी समय मिला दे रहे हैं। रंध्र जो जाएगा ना, ये आप लोग को किस पे जाएगा, कोपिका पे जाएगा। किस पे जाएगा, कोपिका पे जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को ऐसे रंध्र जो है कोपिका पे जाएगा। और जो अमीबा है कूट पाद पे जाएगा, जो कि पहला हो जाएगा। और फिर स्वयं पोषी जो होता है ये किस पे जाएगा बाबू, पौधा हो जाएगा, यानी कि घा पे जाएगा। और फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा जो होता है ये किस पे जाएगा बाबू, फुफ्फुस जो होता है, यहाँ पर जो फुफ्फुस होता है ये किस पे जाएगा, ये आप लोगों का फुफ्फुस जो है ना, ये कोपिका पे ये भी जाएगा। क्या अपशिष्ट जो उत्पाद है ये रेजिन पर जाएगा। अपशिष्ट जो उत्पाद है
ये रीजन या गोंद में जाएगा, बानो मस्तिष्क हाइपोथैलेमस पे जाएगा। और ये वाला जो बता है फुफ्फुस, यानी कि यहाँ पर देखो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा ये हो गया हरित लवक, यहाँ पर आप लोग को अमीबा और यही में दोनों में ये थोड़ा इधर उधर है, तो आप लोग इसको समझ करके कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा हो गया कंप्लीट। यही आप लोग का सभी क्वेश्चन थे जो कि आप लोग का, यही आप लोग का मॉडल पेपर था जो कि इस वीडियो में कंप्लीट है। आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया, ठीक है। फुल सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 10th के, यानी कि इस वीडियो को कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।